मई में एक दौर की बातचीत हुई थी, फिर उसके बाद जून में बात हुई, लेकिन आगे कब, कहां, कैसे, किस माहौल में बात होनी है, इस पर अभी तक कोई भी फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि ये जंग अभी थमने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी कहा गया था कि अगर ये जंग नहीं थमेगी तो फिर ये एक व्यापक रूप ले सकती है, बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये माना जा रहा है कि जो बयान दिया गया था उसमें ये भी खुलासे हुए थे कि भाई आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो पुतिन है वो नाटो को ही अपना निशाना बना ले। मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट साथ में जुड़ रहे हैं। कर्नल त्यागी, क्या रूस और यूक्रेन के बीच में किसी भी तरह की संभावना आपको दिख रही है कि शांति स्थापना मौजूदा वक्त को देखते हुए हो पाएगी शांति स्थापना? क्योंकि अब जब बातचीत की बारी आई तो क्रेमलिन की तरफ से यह कहा गया है कि अभी कोई तारीख तय नहीं है, और जब तय नहीं है तो मतलब दोनों फ्री हैं एक दूसरे पर अटैक करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल में पुतिन ने करीब 3.5 साल तक धैर्य का परिचय दिया है, लेकिन उसके बावजूद नेटो कंट्रीज ने पुतिन के ऊपर यूं समझिए कि 3.5 साल से 32 देश एक देश के अगेंस्ट अटैक कर रहे हैं। तो रशिया कमजोर नहीं है। क्यों कमजोर नहीं है? क्योंकि 2015 में ही रशिया के प्रेसिडेंट ने, यानी कि पुतिन साहब ने, ये कह दिया था कि मैं रशिया को 1991 वाले वैभव तक पहुंचाना चाहता हूं। 1991 में क्या वैभव था? वो था यूएसएसआर। यूएसएसआर का फ्रेगमेंटेशन किया गया था। जब फ्रेगमेंटेशन हुआ था और बहुत सारे देश रूस से टूटे थे, उस समय अमेरिका ने ये वादा किया था कि जो हमारे पास 14-15 देश हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो में, हम उनको आगे ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन वो बढ़ाते गए, स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान उन्होंने स्वीडन और फिनलैंड को भी नेटो में शामिल कर लिया। यूक्रेन की लड़ाई ही इस बात से शुरू हुई थी क्योंकि यूक्रेन नेटो में आना चाहता था। अब उनके डायलॉग से पता लगाया जा सकता है, कॉमन सेंस से आप एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये आपस में पीस टॉक नहीं होगी। जब भी होगा, मुझे लगता है या तो जेलेंस्की का मर्डर या जेलेंस्की का सरेंडर। अब वो मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया काफी दिन कोशिश करने के बाद, और अपने इलेक्शन से पहले 24 घंटे में सुलह करवाने का वादा करने के बाद, अब ये कह दिया कि रशिया को पीस टॉक में लाना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने हाथ उठा दिए कि मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, कोई पीस टॉक तब तक नहीं हो सकती जब तक रशिया की 2-3 शर्तें ना मान ली जाए। यानी पहले तो जो क्रीमिया है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि वो रशिया का पार्ट है। दूसरे, जिन एरियाज के ऊपर डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन, जपोरिजिया, जिसके ऊपर वो पहले ही कब्जा कर चुका है, और बहुत सारे देश जैसे सूमी, खार्किव, निप्रो, ये उसकी पाइपलाइन में है, लेकिन जितना कब्जा कर चुका है उस कब्जे से वो हटने को तैयार नहीं है। बाकी एम्स जो है उसके, डीनाजिफिकेशन, डीमिलिटराइजेशन, ये तो काफी हद तक अचीव किए जा चुके हैं। ये बात के लिए जेलेंस्की तैयार नहीं होंगे। जेलेंस्की का जो रीजनेबल लीगल पीरियड एज ए प्रेसिडेंट था वो खत्म हो चुका है। वो इस समय इलीगल प्रेसिडेंट बने हुए हैं। लिहाजा उनको प्रेसिडेंटशिप से हटाना, उनकी जगह नया रिजाइम लाना, अगर नया रिजाइम आता है वो हटते हैं तो कोई सॉल्यूशन आ सकता है। वरना कॉमन सेंस ये कहती है कि चाहे कुछ भी कहते रहे बाएं भाई, इस्तानबुल में मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, आमने सामने हुई, रशिया के लोग भी थे, यूक्रेन के लोग भी थे। हाँ जी, इतना हो गया 16 मई की मीटिंग में और 2 जून की मीटिंग में कि हम एक दूसरे के जो हमारे प्रिजनर्स हैं उन्हें हम आदान प्रदान कर देंगे, जो डेड बॉडीज है उनका आदान प्रदान कर देंगे। करीब 1,000 के करीब प्रिजनर्स को उन्होंने वापस कर दिया। इतना तो अचीव किया, लेकिन इसके अलावा और कोई